जी, अस्सलाम वालेकुम। कैफ़े आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 98 99 ओके, ओके, ओके। लेक्चर नंबर 99 प्रीवियस लेक्चर में हमने फ्रॉड कंसीडरेशन इन ऑडिट चैप्टर 19 कंप्लीट किया था। तो इनिशियली मेरा प्लान था कि चैप्टर 20 आज किया जाए स्टार्ट, लेकिन फिर मुझे याद आया जुम्मा है, तो सेकंड क्लास आज नहीं होगी। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि वो चैप्टर हम सेलेक्ट कर लेते हैं जो छोटा हो, एक दिन में एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाए और उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी इतने ज़्यादा ना हो। तो इसीलिए चैप्टर 20 की बजाय फिर 21 चैप्टर स्टार्ट किया ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का। एक कांसेप्ट इसमें अहम है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4। बाकी जो 1, 2, 3 है वो रूटीन की कुछ चीज़ें हैं, डिस्कशन है, रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में भी शायद ही पूछे। लेकिन ज़ाहिर है हम पढ़ेंगे तो सही उसको। तो एक कांसेप्ट इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 वो ज़्यादा अहम है। अच्छा एक थोड़ा-सा हम सिस्टम अपना चेंज कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट असाइनमेंट नहीं करके आते थे और असाइनमेंट कुछ करके आते थे लेकिन कंप्लीट असाइनमेंट नहीं करके आते थे। तो उनको एनकरेज करने के लिए अभी तो सिर्फ समझ लीजिए ट्रायल बेसिस पे स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट फिर सेशन से हम इसको स्टार्ट से इंप्लीमेंट करेंगे। वो सिस्टम ये है कि आपको जो चेकिंग हुई है तो उसके साथ कोई स्टैम्प लगाई होगी इन्होंने। हाँ, इसके ऊपर डेट लिखी हुई है। ये हम वीकली बेसिस के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर आपकी असाइनमेंट चेक होगी, उसके ऊपर डेट होगी। वीकेंड पे क्लास में अनाउंस किया जाएगा कि जिन स्टूडेंट्स के अच्छा नेक्स्ट अटेम्प्ट से रजिस्टर भी हमें बनाया जाएगा। तो अनाउंस किया जाएगा कि जिन स्टूडेंट्स के रजिस्टर पे पूरे हफ्ते की स्टैम्प्स हैं यानी 6 अटेम्प्ट्स पूरे हफ्ते के 6 अटेम्प्ट्स स्टैम्प्स 6 स्टैम्प्स 6 स्टैम्प्स हैं। स्टैम्प्स में कहना चाहता शायद एस सही तरीके से निकल नहीं पाया मुझसे। हाँ, तो आप सेंसिटिव हो गए हैं। तो 6 स्टैम्प्स होंगी 6 स्टैम्प्स होंगी। उनको हर उस स्टूडेंट को जिसने डेली असाइनमेंट की होगी और उसका एविडेंस ये होगा कि रजिस्टर पे उस दिन की स्टैम्प लगी होगी। 6 स्टैम्प्स वो हमें वीकेंड पे 6 स्टैम्प्स दिखाए और अपना प्राइज़ ले जाए। वो प्राइज़ फिलहाल जो अब चूँकि ये लास्ट वीक है हमारा या आगे जो 6 दिन हो गए तो 500 रख लेते हैं। वैसे कम होगा। हर वो स्टूडेंट जिसने 6 की 6 असाइनमेंट्स की और मुकम्मल की वो स्टैम्प्स दिखाएगा, हमें 6 स्टैम्प्स दिखाएगा। हर स्टूडेंट को जिसने मुकम्मल असाइनमेंट की ₹500 इनाम मिलेगा, चाहे सारी क्लास अटेम्प्ट कर ले। नहीं कोई मसला नहीं। आगे मुझे कल बनने दे, कल आज से शुरू है। चले कल कल हाँ? चले ठीक है, आज से शुरू यानी आज की जो असाइनमेंट कल चेक होगी, तो कल पहला ठीक है। लेकिन इसमें ध्यान में रखिएगा असाइनमेंट का कंप्लीट होना ज़रूरी है। अभी हम स्टैम्प लगाते हुए सिर्फ ये चेक करेंगे कि असाइनमेंट किया कि नहीं की। लेकिन जब आप हमसे प्राइज़ क्लेम करने के लिए आएँगे ना, तो हम ये चेक करेंगे कि असाइनमेंट कंप्लीट किया कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि आपने 5 क्वेश्चन हमने दिए थे, 2 क्वेश्चन कर लाएँ और कहें सर असाइनमेंट किया स्टैम्प लगा दें। और बाद में आके कहें सर ये देखिए 6 की 6 स्टैम्प पूरी है। नहीं, जब आप प्राइज़ क्लेम करने के लिए आएँगे तो फिर हम क्या करेंगे असाइनमेंट की कंप्लीटनेस को जो क्लेम करेगा उसकी कंप्लीटनेस को चेक करेंगे। क्योंकि हर स्टूडेंट की कंप्लीटनेस को चेक करने में इस सेशन को चेक करने में टाइम लगेगा। तो हम सिर्फ उनकी कंप्लीटनेस को चेक करेंगे जो कि क्लेम करेंगे कि मेरी असाइनमेंट कंप्लीट और कंप्लीटनेस में याद रखिए 2 चीज़ें हैं। एक ये कि क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जो क्वेश्चन सारे किए गए हों और दूसरा सॉल्यूशन भी है नहीं कीवर्ड्स में हो। वो एग्जाम स्टाइल में हो, सेंटेंस फॉर्म में। सेंटेंस ये ना हो आप एक क्वेश्चन में 6 अल्फाज लिख दें बस और ये 2 मिनट में क्वेश्चन कंप्लीट और 12 मिनट के अंदर पूरी असाइनमेंट नहीं। असाइनमेंट तकरीबन आपको पता है हमारी घंटे सवा घंटे की हुआ करती है। कब हाँ, और बाकी याद करने का टाइम आपके बिल्कुल। बाकी जो 45 मिनट 2 घंटे का होगा। अच्छा जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आपने वो भी करना है। अच्छा चलिए ठीक है कोई मसला नहीं। जो हम डिस्कस करेंगे चलिए वो नहीं करना। जो हम डिस्कस कर लेंगे वो फिर आपने रिटन असाइनमेंट में नहीं करना। वो हमें फिर रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि कितनी असाइनमेंट दी थी, कौन सी डिस्कस करें, वो हम रख लेंगे। चलिए अब चलते हैं आज के आपको बता दिया जाएगा इसमें सम टाइम वॉल्यूम 1 और सम टाइम आज के जो क्वेश्चन है वॉल्यूम 1 भी आपने रिटन फॉर्म में करना है। वॉल्यूम 1 के क्वेश्चन भी वॉल्यूम 2 के क्वेश्चन भी लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें वॉल्यूम 1 नहीं करना रिटन फॉर्म में वो आपको बता दिया जाएगा। असल में इस चैप्टर में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इतने ज्यादा नहीं है तो इसलिए वॉल्यूम 2 के सिर्फ 2 क्वेश्चन दिए। तो वॉल्यूम 2 के सिर्फ 2 क्वेश्चन है तो फिर इसका मतलब है वॉल्यूम 1 के क्वेश्चन भी आपने करना है। जो कंसेप्ट रिपीट देखिए वो हम आपके जो असाइनमेंट देते हुए ये चीजें हम रखेंगे लिख हाँ तो वो हम आपको क्वेश्चन ऐसे देंगे जो रिपीट ना हो लेकिन अगर फर्स्ट कीजिए रिपीट हो रहा है तो आप उसके सिर्फ की पॉइंट्स लिख दें सिर्फ की उस रिपीट वाले क्वेश्चन में सिर्फ की पॉइंट्स लिख दें सेम एज अब नहीं लिख सकते सिर्फ की पॉइंट्स लिख दें क्योंकि ऐसा ना हो कि आप सेम एज अब लिख दें फिर बाद में मैं आपको बताऊं कि इसमें ये डिफरेंस था फिर आप झगड़ा करना शुरू कर दें हाँ तो इसलिए की पॉइंट्स लिख दें सिर्फ की पॉइंट्स लिख दें क्वेश्चन को छोड़ना चलिए अब आते हैं वापस अपने लेक्चर की तरफ हमने भाई बस करते हैं आपस में डिस्कशन नहीं हमने प्रीवियस प्यारे भाई डिस्टर्ब होता है हमने प्रीवियसली चैप्टर 19 कंप्लीट किया फ्रॉड कंसीडरेशन इन ऑडिट उसमें किसी रिस्क फैक्टर में किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम हो कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए कोई क्वेश्चन तो पूछ लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं सब ठीक है जी नहीं फ्रॉड कंसीडरेशन में से क्वेश्चन पूछ रहे हैं फ्रॉड कंसीडरेशन में उसने किसी केस स्टडी में ये ऑडिटर को थ्रेट किया है कि हम ऑडिटर के खिलाफ केस फाइल करेंगे तो रिक्वायरमेंट क्या थी रिक्वायरमेंट फ्रॉड फैक्टर आइडेंटिफाई करना ही होगा ना बिल्कुल हाँ हाँ जी बिल्कुल तो ये फ्रॉड फैक्टर है क्योंकि ये नेगेटिव रिलेशनशिप की बात कर रहा है कि ऑडिटर और क्लाइंट के दरमियान में एडवर्स रिलेशनशिप है तो जब एडवर्स या प्रॉब्लमेटिक का रिलेशनशिप हो तो उसमें फ्रॉड फैक्टर होता है तो बिल्कुल फ्रॉड फैक्टर है केस फाइल किया है और हमसे ये पूछा है कि क्या वो इस केस में सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा तो क्या ऑडिटर पे केस फाइल हो सकता है बिल्कुल हो सकता है क्यों नहीं हो सकता अगर ऑडिटर सही ऑडिट नहीं करता रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं करता तो बिल्कुल उस पे केस फाइल हो सकता है अगर कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है ऑडिटर ने डिटेक्ट नहीं की और इस वजह से डिटेक्ट नहीं की क्योंकि रिक्वायर्ड प्रोसीजर था परफॉर्म नहीं किया तो बिल्कुल ऑडिटर पे केस फाइल हो सकता है जो मैंने बात बोली वो फ्रॉड पे भी अप्लाई होती है और एरर पे भी अप्लाई होती है बात क्या बोली मैंने अगर ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं करता और क्यों नहीं करता क्योंकि उसने कोई ना कोई रिक्वायर्ड प्रोसीजर्स परफॉर्म नहीं किया था तो उस सूरत में अगर कोई मिस स्टेटमेंट रह जाती है अनडिटेक्टेड वो चाहे एरर हो या फ्रॉड ऑडिटर रिस्पांसिबल है उसके खिलाफ केस फाइल हो सकता है ठीक है हाँ अगर उसने सारे रिक्वायर्ड प्रोसीजर परफॉर्म कर लिए रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर ली इसके बाद कोई मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई होती है उस सूरत में ऑडिटर जिम्मेदार नहीं है उसके खिलाफ केस फाइल नहीं हो सकता
क्लियर जी? और भी क्वेश्चन? विंडो ड्रेसिंग, विंडो एक टर्म यूज हुई है विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ड्रेस अप करना, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बेस्ट व्यू प्रेजेंट करने की कोशिश करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बेस्ट व्यू प्रेजेंट करने की कोशिश करना, इसको इसे कहते हैं विंडो ड्रेसिंग इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये बेसिकली फ्रॉड है, क्योंकि आप ट्रू एंड फेयर व्यू की बजाय बेस्ट व्यू प्रेजेंट करेंगे तो ये फ्रॉड होगा। अकाउंटिंग पॉलिसीज एट वेरियस विद इंडस्ट्री, कल शायद क्लास में भी डिस्कस हुआ था प्रैक्टिस क्लास में। इसका मतलब ये है कि हमारे क्लाइंट की जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं वो डिफरेंट है, और इंडस्ट्री में जो अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्लाई हो रही हैं वो बाकी कंपनीज अप्लाई कर रही हैं वो डिफरेंट है। ठीक है, तो डिफरेंस होना इटसेल्फ क्वेश्चन मार्क है ना। जब सारी इंडस्ट्री फाइफो के ऊपर वैल्यूएशन कर रही है, हमारा क्लाइंट वेटेड एवरेज पे क्यों कर रहा है? जब सारी इंडस्ट्री कॉस्ट पे वैल्यूएशन कर रही है, हमारा क्लाइंट रीवैल्यूएशन मॉडल क्यों अडॉप्ट कर रहा है? गलत नहीं है, लेकिन हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। कहीं इसकी वजह ये तो नहीं कि क्लाइंट अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनका बेस्ट रिप्रेजेंट करना चाह रहा है। ठीक है, एक कल मैं क्लाइंट की कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहा था। ट्रेडिंग वो पिछले कई सालों से नहीं कर रही, सेल्स जीरो है, मैनेजमेंट के एक्सपेंसेस हैं, 4 सालों में लॉस था, इस साल प्रॉफिट था। सेल्स जीरो है लेकिन प्रॉफिट शो कर रहा है, कैसे हुआ होगा? कैसा कि अगर ले ऑफ भी किया जाए तो एक्सपेंसेस कम होंगे। सेल्स जीरो थी, सेल्स जीरो है, एसेट्स को रिवैल्यूएशन करवाई थी। तो अब ये बाकी की इंडस्ट्री में रिवैल्यूएशन नहीं थी, इसने रिवैल्यूएशन करवाई, तो किस लिए? थोड़ा प्रॉफिट शो, कई सालों से प्रॉफिट नहीं आ रहा था, तो थोड़ा प्रॉफिट सेल तो कर नहीं रहे थे, इसी वजह से उनकी ट्रेडिंग जो थी सस्पेंड थी, ट्रेड नहीं कर सकते थे, तो सेल। तो इस तरह ऑर्गेनाइजेशन जब उनका प्रॉफिट शो नहीं हो रहा होता, इस तरह के तरीकों से प्रॉफिट शो करवाने की कोशिश कर सकते हैं। एज ऑडिटर हम लोगों ने इंक्वायर करना है, सर कॉस्ट सारी इंडस्ट्री कॉस्ट पे एसेट आप रिवैल्यूएशन एट वेरिएंस क्यों? इंडस्ट्री की प्रैक्टिस है, डिफरेंट प्रैक्टिस क्यों ऑप्ट कर रहे हैं? कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ड्रेस कर रहे हैं, विंडो ड्रेसिंग तो नहीं कर रहे। ठीक है, तो क्लाइंट से इंक्वायर करना है। अगर जस्टिफाइड रीजन हो क्लाइंट की, ठीक है रिवैल्यूएशन कर ले। अगर जस्टिफाइड रीजन नहीं है तो फिर हमसे कहेंगे ये मिस स्टेटमेंट है, क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो और अगर ऑडिटर उसे एग्री ना करे, कंकर ना करे, तो फिर वो क्या होता है? मिस स्टेटमेंट। मैनेजमेंट हैज गिवन पर्सनल गारंटी ऑफ लोन, मैनेजमेंट ने लोन की पर्सनल गारंटी दी है, तो मैनेजमेंट ये चाहेगी कि जो लोन की कंडीशंस हैं वो पूरी हो, या कम से कम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पूरी होती नजर आए। अगर एसेट्स कम हो रहे उस लिमिट से जो बैंक ने कहा है कि कम से कम इतने एसेट होने चाहिए, क्या मैनेजमेंट से कम होने देगी? क्योंकि अगर कम होने देगी तो बैंक उनसे लोन के पैसे निकलवा लेगा। उन्हें पता है कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने एसेट्स कम शो करवाए तो बैंक फिर हमसे, क्योंकि हमने गारंटी दी हुई है डायरेक्टर ने, तो डायरेक्टर्स की हर इम्कान कोशिश होगी कि एसेट्स ओवरस्टेट शो हो, ताकि उनकी बारी ना लोन दे रीपे कर दे। कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए अब आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज हम सीखने क्या जा रहे हैं ये सुन लीजिए। 4 कांसेप्ट्स हैं, इनमें से 3 कांसेप्ट रूटीन के सिंपल कांसेप्ट है, रीडिंग करते जाए समझ आ जाती है। फोर्थ कांसेप्ट जो है ये इस पूरे चैप्टर में सबसे अहम क्वेश्चन है, और जब आप असाइनमेंट करेंगे, केस स्टडी करेंगे, तो उससे भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन और रिसेंटली जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो किस लर्निंग ऑब्जेक्टिव से पूछ रहा है? लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4। चैप्टर है क्या? चैप्टर है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। क्या है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, जो हमें ये बताता है कि हमने जितने भी प्रोसीजर परफॉर्म, देखें रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करने के लिए क्या करना है? प्रोसीजर एविडेंस इकट्ठा करना है, एविडेंस के लिए प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। क्या सबूत है इस बात का कि आपने प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं? आई कैप बाद में अगर आए, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करे और आपसे पूछे कि बताइए प्रोसीजर परफॉर्म किए थे कि नहीं, तो क्या सबूत होगा इस चीज का कि प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं? वर्किंग पेपर। इन वर्किंग पेपर्स को ही हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमें असूल बताएगा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होते हैं, इनके फायदे क्या होते हैं, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कैसे प्रिपेयर करनी है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या संभाल के रखनी है, अगर रखनी है तो कितने अरसे तक। इसके जब कोई भी वर्किंग पेपर आप प्रिपेयर कर रहे होंगे तो आपने उस वर्किंग पेपर को प्रिपेयर करते हुए किस चीज का ध्यान रखना है। ये सारे छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, ये डिस्कस होंगे। लेकिन इसमें तो सबसे अहम कंसेप्ट है वो ये कि क्या ऑडिट रिपोर्ट, देखें ड्यूरिंग ऑडिट तो आप वर्किंग पेपर्स प्रिपेयर करते हैं, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करते हैं। ड्यूरिंग ऑडिट से मेरी क्या मुराद है कि एक्सेप्टेंस से लेके ऑडिट रिपोर्ट साइन होने तक आप डिफरेंट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, वर्किंग पेपर्स प्रिपेयर करते हैं। जो सबसे अहम कंसेप्ट इस चैप्टर में है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4, वो ये बताता है कि क्या ऑडिट रिपोर्ट साइन होने के बाद, ऑडिट रिपोर्ट साइन होने के बाद आप वर्किंग पेपर्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर वर्किंग पेपर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं तो वो कब कर सकते हैं। तो बेसिकली ये चैप्टर कौन सा है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, जो हमें क्या बता रहा है कि हमने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कैसे प्रिपेयर करनी है, किन चीजों का ध्यान रखना है। लेकिन इसमें सबसे अहम कंसेप्ट क्या है? चेंजेस इन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आफ्टर। तो आपको चैप्टर का ओवरव्यू देता हूं। सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में हम सीखेंगे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की डेफिनेशन, जिसमें हमें बताएगा कि हर वो पेज, हर वो पेपर जो ऑडिटर प्रिपेयर करता है उसे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। फिर कहेगा इसके पर्पस क्या है, इसके कुछ पर्पस है, कुछ रिक्वायर्ड पर्पस है, या यूं कह लीजिए कि प्राइमरी पर्पस है और कुछ सेकेंडरी पर्पस है। प्राइमरी पर्पस क्या है कि ऑडिटर के पास इस बात का सबूत है कि ऑडिटर ने जितने भी प्रोसीजर आईएएस रिक्वायर करते थे उसने कर लिए हैं। और कुछ सेकेंडरी पर्पस भी हैं कि नेक्स्ट ईयर ऑडिट में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, रेफरेंस लेने के लिए, गाइडेंस अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने के लिए। रिटेंशन, कितने अर्से तक हमने इन वर्किंग पेपर को संभाल के रखना है वो हम सीखेंगे। वो कहता है कि 5 साल तक आपने वर्किंग पेपर्स को संभाल के रखना है। ये नहीं कि ऑडिट खत्म हुआ, रिपोर्ट साइन हुई तो वर्किंग पेपर को फाड़ के फेंक दें। नहीं, बाद में आई क्या क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करने के लिए आ सकता है। हो सकता है क्लाइंट हमारे खिलाफ कोई केस फाइल कर दे जिसमें अपने आप को डिफेंड करने के लिए हमें वर्किंग पेपर की जरूरत हो, तो ऑडिट रिपोर्ट साइन होने के फौरन बाद हमें वर्किंग पेपर को डिलीट नहीं करना बल्कि 5 साल तक संभालना है। फिर ऑडिट फाइल, वर्किंग पेपर या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक ही चीज है, लेकिन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन और ऑडिट फाइल में फर्क है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वो पेजेस हैं जिन पे हमने प्रोसीजर परफॉर्म किए हुए हैं, और वो पेजेस जिस फोल्डर में है, जिस स्टोरेज मीडिया में है उसे हम क्या कहते हैं? ऑडिट फाइल। ठीक है, और एग्जांपल्स हैं हमारे कि ऑडिट फाइल में कौन-कौन से वर्किंग पेपर्स हो सकते हैं। एंगेजमेंट लेटर हो सकता है, लेटर ऑफ वीकनेस हो सकता है, ऑडिट प्लान हो सकता है, प्रोसीजर परफॉर्म, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ऑडिट रिपोर्ट, ये सारी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के एग्जांपल है ना। तो ये हमारे ऑडिट फाइल में की एग्जांपल्स हैं कि ऑडिट फाइल में ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं। फिर फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे कि अगर हमने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करनी है उसके फॉर्म कंटेंट एक्सटेंट क्या होने चाहिए, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, कितने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, कभी कम प्रिपेयर करते हैं कभी ज्यादा, डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे, वो फैक्टर पढ़ेंगे। जैसे एक फैक्टर वो ये कहता है कि अगर रिस्क ज्यादा हो, जिस क्लाइंट का आपका रिस्क, तो वहां पे आपकी डॉक्यूमेंटेशन भी ज्यादा होंगी। जो क्लाइंट कॉम्प्लेक्स है वहां पे आपकी डॉक्यूमेंटेशन भी ज्यादा, तो हमें गाइडेंस प्रोवाइड करता है यहाँ पे कि फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन क्या होनी चाहिए। और फिर सबसे अहम कंसेप्ट चेंजेस इन डॉक्यूमेंटेशन आफ्टर ऑडिटर्स रिपोर्ट। मैं आज के लेक्चर में स्टार्ट ले रहा हूं लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव से, चेंजेस इन डॉक्यूमेंटेशन आफ्टर ऑडिटर्स रिपोर्ट। रीजन उसकी सिर्फ ये है कि इस कंसेप्ट को सीखने के लिए पहले कंसेप्ट पढ़ना जरूरी नहीं है।
और दूसरी रीजन इसकी ये है कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है इस चैप्टर में से। तो क्या स्टडी करने जा रहे हैं? चेंजेस इन डॉक्यूमेंटेशन आफ्टर ऑडिटर्स रिपोर्ट। अच्छा, पहले हमें बेसिक कंसेप्ट सिखाता है। कहता है जिस तरह आप स्टूडेंट जब भी पेपर की तैयारी करते हैं तो सेशन के स्टार्ट से लेके पेपर होने तक पेपर आप कुछ ना कुछ वर्किंग पेपर्स प्रिपेयर करते रहते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। इन क्वेश्चन की फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट डिफरेंट होती है। कभी इनकी फॉर्म होती है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता है, कभी इनकी फॉर्म होती है कि न्यूमेरिकल होता है। इनकी एक्सटेंट किसी दिन आपकी असाइनमेंट कम होती है, किसी दिन ज्यादा, किसी सब्जेक्ट में कम होगी, किसी में ज्यादा। ठीक है, कंटेंट से इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डिफरेंट हो सकती है। कभी वो एंगेजमेंट लेटर से रिलेट कर रही होगी, कभी वो प्रोसीजर से रिलेट कर रही होगी, कभी इंपैक्ट ऑन द बोर्ड लिखा होगा, कभी थ्रेड सेफगार्ड लिखे होंगे। यानी डिफरेंट फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट के नोट्स आप प्रिपेयर करते रहते हैं। एग्रीड? कहां से स्टार्ट करते हैं? सेशन के स्टार्ट से। कब तक करते रहते हैं? पेपर होने तक। नॉर्मली पेपर हो जाने के बाद आप कोई वर्किंग पेपर प्रिपेयर नहीं करते। ऐसा ही है। यहां तक तो कंसेप्ट मैच करता है हमारा। वो भी यही है कि नॉर्मली ऑडिटर प्रोसीजर परफॉर्म करता है, स्टार्ट ऑफ द ऑडिट से एंगेजमेंट लेटर साइन होने से शुरू करता है और ऑडिट रिपोर्ट साइन होने तक प्रोसीजर परफॉर्म करता रहता है। ये प्रोसीजर परफॉर्म करता रहता है नॉर्मली। ऑडिट रिपोर्ट साइन होने के बाद नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में वो कोई प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करता, और जब कोई प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करता तो कोई वर्किंग पेपर्स भी प्रिपेयर नहीं करता। यही सब वो क्वेश्चन उठाएगा। वो कहेगा नॉर्मली ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट साइन होने के बाद, अल्फाज में रखिएगा, ऑडिट रिपोर्ट साइन होने के बाद कोई प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करता। नो न्यू प्रोसीजर आर परफॉर्म, नो न्यू वर्किंग पेपर्स आर प्रिपेयर्ड आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट। नॉर्मली ये होता है। इसकी एक्सेप्शन बताइए, इसके एक्सेप्शंस बताइए। ठीक है, यानी वो सर्कमस्टेंसेस कहेगा, वो सर्कमस्टेंसेस बताइए। कौन सी सर्कमस्टेंसेस? वो सर्कमस्टेंसेस बताइए जिसमें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में चेंज होता है। वो सर्कमस्टेंसेस बताइए जिसमें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में चेंज होता है। कब? ऑडिट रिपोर्ट के बाद, आफ्टर आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट। वो कौन सी सर्कमस्टेंसेस हैं जिनमें ऑडिट रिपोर्ट साइन होने के बाद डॉक्यूमेंटेशन में चेंज हो सकता है? स्टडी कहता है ये दो बड़ी टाइप्स हैं, दो बड़ी सर्कमस्टेंसेस हैं जिनमें ऑडिट रिपोर्ट साइन होने के बाद डॉक्यूमेंट्स में चेंज हो सकता है। एक है एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज, एक है एक्सेप्शनल चेंज। तो दो तरह की चेंजेस हैं। कितनी तरह की चेंजेस हैं? दो तरह की चेंजेस हैं आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट जिनमें हम वर्किंग पेपर्स को चेंज कर सकते हैं। एक को कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंज, दूसरे को कहते हैं एक्सेप्शनल नेचर की चेंज। एक को क्या कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंज, दूसरे को एक्सेप्शनल चेंज। दोनों में फर्क क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंजेस में हम डॉक्यूमेंट्स में चेंज तो थोड़ा बहुत कर रहे होते हैं, लेकिन नए डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर नहीं, नया प्रोसीजर परफॉर्म, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स में ही कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे होते हैं। यह है एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। और एक्सेप्शनल चेंजेस में क्या होता है? नए प्रोसीजर भी परफॉर्म होते हैं, नए डॉक्यूमेंट्स भी बनते हैं। इसका मतलब है इन दोनों में से ज्यादा सीवियर केस कौन सा है? एक्सेप्शनल का। एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंजेस की पहले हमें एग्जांपल बता रहा है, फिर उसके बाद हमें आगे फर्दर रिक्वायरमेंट्स बताएगा। पहले एग्जांपल सुन लीजिए। कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंजेस ऐसी चेंजेस हैं जिनमें नया कोई प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किया जाता। ठीक है, नया प्रोसीजर परफॉर्म, नो न्यू प्रोसीजर, नो न्यू डॉक्यूमेंटेशन, सिर्फ एक्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स में किसी किस्म का चेंज किया। जब आप पेपर देके आते हैं और नंबर काउंटिंग का, तो आप ये नहीं कहते नॉर्मली ओहो आईएएस 16 के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना तो मैं भूल गया, चलो आईएएस 16 के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। नहीं भाई, अब जो होना था हो गया। अब कोई क्वेश्चन, हाँ, आप ये करते हैं कि जो रात को तैयारी करते हैं नोट्स थे, वो कोई इधर कॉपी पड़ी है, कोई इधर पड़ी है, कोई पेजेस इधर है, उनको आप इकट्ठा करें, संभाल के तरतीब लगा के साइड पे रख दें कि रिजल्ट के बाद दोस्त को देने पड़े। ये कहता है ये जो चेंज है ना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंज है, एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंज है। लेकिन अगर आप घर वापस आ गए, एक्सेप्शनल सिचुएशन है। एक्सेप्शनल सिचुएशन क्या है? और आपको उसी वक्त पता चल गया ऑडिट फेल है, ऑडिट नहीं सैंपल थी, काउंटिंग, आपको उसी वक्त पता चल गया काउंटिंग फेल है, तो आप क्या कर, वो एक्सेप्शनल सिचुएशन है ना, वो फिर वापस आके आप क्या करेंगे? नए क्वेश्चंस प्रिपेयर अटेम्प्ट करना शुरू कर देंगे, नए पेजेस बनाना शुरू कर देंगे। और जब नए प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, नए डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। मैं उसकी भी बात नहीं कर रहा, अभी रूटीन के एग्जांपल देते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव उसी तरह ऑडिटर जब रिपोर्ट साइन करते थे ना, तो वो नए प्रोसीजर नॉर्मली के बाद परफॉर्म नहीं करता। वो ये नहीं कहता वो कंफर्मेशन लेटर सेंड करना भूल गया था, कंफर्मेशन लेटर सेंड करता हूं। नहीं, अब जो होना था सो हो गया। अब क्या करना है? अब हमने सिर्फ अपने वर्किंग पेपर्स को अरेंज करना है। जैसे आप ऑडिट का पेपर देके आए थे, तो आप अपने नोट्स को अरेंज किया। ठीक है, उसी तरीके से हम इनकी अरेंजमेंट वगैरह करेंगे। ये है एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंजेस। कहता है चार तरह की चेंजेस एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंजेस। इन चारों एग्जांपल्स को आपने गौर से समझना है, आईकैप क्वेश्चन में पूछ सकता है। और खास तौर पे कांसेप्ट लिंक करना है कि क्या इनमें कोई ऐसा प्रोसीजर तो नहीं है जिसमें नए प्रोसीजर पर ऐसा स्टेप तो नहीं है, ऐसा चेंज तो नहीं है जो नए प्रोसीजर या नए डॉक्यूमेंट्स की वजह से आ रहा हो। स्टार्ट करें। पहली एग्जांपल क्या पढ़ रहे हैं हम? यानी स्टैंडर्ड ये कहता है कि जब आप ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दें, उसके बाद आप एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंजेस फिर भी कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंजेस फिर भी कर सकते हैं, लेकिन कौन सी चेंजेस? एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंजेस। कहता है इसमें ध्यान रखना, नो न्यू प्रोसीजर, नो न्यू वर्किंग पेपर, सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंज। फिर हमें समझा रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंज क्या होती है। पहले एग्जांपल, डिलीटिंग और डिस्कार्डिंग सुपरसीडेड पेजेस। सुपरसीडेड पेजेस होते हैं कैंसल्ड पेजेस। ऑडिट के दौरान में हमने कोई वर्किंग की, गलत थी, हमने उसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, जैसे कंफर्मेशन लेटर सेंड करे थे किसी पार्टी को, बैलेंस उसके ऊपर गलत लिखा गया, हमने उसको कैंसिल कर दिया। बाद में उसकी जगह दूसरा कंफर्मेशन लेटर भेजा। कहता है दूसरे वाले कंफर्मेशन लेटर को डिलीट नहीं कर सकते आप जो भेजा है, लेकिन जो आपसे गलत हो गया था, जिसको क्रॉस मार दिया था आपने, उसको आप अपनी फाइल से निकाल के फेंक सकते हैं। इसे कहते हैं डिलीटिंग और डिस्कार्डिंग सुपरसीडेड पेजेस। सुपरसीडेड पेजेस से मुराद क्या है? कैंसल्ड पेजेस, जो जिसमें रॉन्ग कैलकुलेशन थी, फॉर एग्जांपल अननेसेसरी डुप्लीकेट। तो इन पेजेस को आप फाड़ के फेंक सकते हैं। क्लियर? एग्री करते हैं? ये एडमिनिस्ट्रेटिव, इसमें नया प्रोसीजर परफॉर्म तो नहीं हो रहा। अगली एग्जांपल, सॉर्टिंग और क्रॉस रेफरेंसिंग। समटाइम ऐसा होता है कि आपके पेजेस ना कुछ आगे पीछे हो जाते हैं। जैसे सेल्स वाला कोई ऐसा पेज है, वो इन्वेंटरी में लग गया, क्योंकि आप इन्वेंटरी का आउटगोइंग का बैलेंस सेल्स के साथ कंपेयर कर रहे थे फॉर एग्जांपल। या हमारे ना हर वर्किंग पेपर के ऊपर नंबर लगा होता है। जैसे बुक के ऊपर आपकी बुक सीक्वेंशियली नंबर है ना, हमारे हर वर्किंग पेपर के ऊपर भी हम नंबर लगाते हैं। उसे कहते हैं रेफरेंस करना। रेफरेंस करने का मतलब क्या है? नंबरिंग करना। हमारे वर्किंग पेपर्स की नंबरिंग क्यों की जाती है? ताकि हमें तसल्ली रहे कि सारे वर्किंग पेपर मौजूद है, दरमियान में कोई गायब नहीं हुआ, कंप्लीटनेस को इंश्योर करने के लिए।
फर्स्ट कीजिए हम नंबरिंग करना भूल गए, हम नंबरिंग करना भूल गए, तो क्या हम उसको कहते हैं रेफरेंसिंग करना या क्रॉस रेफरेंसिंग करना? अगर हम नंबरिंग करना भूल गए हों, तो क्या हम रेफरेंसिंग कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर हमारा सफ़ा ऊपर की बजाय पेज नंबर हमारा वर्किंग पेपर नंबर 32 ऊपर है और वर्किंग पेपर 31 नीचे है, क्या हम उनकी सॉर्टिंग कर सकते हैं? उनकी तरतीब चेंज कर सकते हैं ताकि तरतीब से आ जाए? हर सफ़ा पे रेफरेंस भी हो, रेफरेंस से मुराद नंबर। हर सफ़े के ऊपर रेफरेंस भी हो और सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। बताइए ये एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंज है या कि एक्सेप्शनल? एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंज। इसकी स्टैंडर्ड ने इजाज़त दी, कहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप नया प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर रहे। उसी को जो एक्जिस्टिंग प्रोसीजर परफॉर्म उसी को सीधा बदला कर रहे हैं। नया काम कोई नहीं कर रहे। ये भी क्लियर होगा सॉर्टिंग क्रॉस रेफरेंसिंग। फिर हमारा एक और रूल होता है, हर वर्किंग पेपर के ऊपर जिस बंदे ने उसे प्रिपेयर किया है, उसके साइन होते हैं और जो रिव्यू करता है उसके भी साइन होते हैं। ये अकाउंटेबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए। जिसे आपको कहते हैं स्टॉक काउंट के दौरान में स्टॉक शीट्स के ऊपर जो बंदा स्टॉक काउंट करे उसके साइन होने चाहिए, अकाउंटेबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए। उस तरह वर्किंग पेपर में भी साइन होने चाहिए। किसके साइन होने चाहिए? जिसने प्रिपेयर किया उसके भी और जिसने रिव्यू किया उसको, उसके भी। तो कोई साइन करना भूल गया था और वो कंप्लीट सारी की सारी जो डॉक्यूमेंट्स है उसके ऊपर साइन करे। क्या ये नया प्रोसीजर है? नहीं, प्रोसीजर मैं ये नहीं कह रहा कि प्रोसीजर करना भूल गया था वो प्रोसीजर करे, वो नहीं कह रहा था। प्रोसीजर कर लिया था, उसके ऊपर साइन करना भूल गया था। साइन कर ले। एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का चेंज है क्या एक्सेप्शनल? इसे कहते हैं टू साइन ऑफ कंप्लीशन चेकलिस्ट। कंप्लीशन चेकलिस्ट का एक और मतलब भी होता है कि आप एंड में तसल्ली कर लें। जैसे आप साथ-साथ टिक लगा रहे होंगे, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब फर्स्ट कीजिए मैंने कहा सेशन कंप्लीट हो गया। आप घर जाते हैं, आप कहते हैं मैं देख लूँगा सर ने सारे चैप्टर पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए। आपने चैप्टर को टिक लगाना शुरू कर दिया, ये साइन ऑफ होता है। साइन ऑफ करना शुरू कर दिया। ये जो साइन ऑफ का प्रोसीजर है, आप सेशन खत्म होने के बाद कर रहे हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का है कि एक्सेप्शनल? एडमिनिस्ट्रेटिव। हाँ, अगर इसमें कोई ऐसा चैप्टर सामने आ जाता है जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया, वो फिर अलग क्वेश्चन है, फिर वो एक्सेप्शन की तरफ जा सकता है। लेकिन ये कंप्लीशन चेकलिस्ट को साइन ऑफ करना ये क्या है? इसको आपने सिर्फ सिंपल एग्जांपल रखनी है आप क्या कि हर सफे के ऊपर हमें साइन करना होता है, अगर साइन करना भूल जाए वो साइन करे, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का चेंज है, कर सकते हैं, स्टैंडर्ड ने इसकी इजाजत दी है। तीन एग्जांपल अब देखिए तीनों में नया प्रोसीजर तो नहीं परफॉर्म हो रहा। फोर्थ डॉक्यूमेंटिंग एविडेंस ऑलरेडी ऑब्टेन्ड। वो एविडेंस आप ऑलरेडी ऑब्टेन कर चुके थे उसको डॉक्यूमेंट करना। अच्छा स्टैंड हमारे प्रोफेशन में एक कहावत होती है समथिंग नॉट डॉक्यूमेंटेड इज समथिंग नॉट डन। कहते हैं जो चीज आपने डॉक्यूमेंट नहीं की इसका मतलब क्या है? आपने वो काम किया ही नहीं। तो हम हर चीज को डॉक्यूमेंट करते हैं। क्लाइंट के साथ जो मीटिंग होती है हमारी सीएफओ के साथ जिसमें हम सीएफओ से कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं, हम उसको भी डॉक्यूमेंट करते हैं। अच्छा हुआ क्या जरा गौर से सुनिएगा। सीएफओ के साथ एक मीटिंग करनी थी, डायरेक्टर के साथ एक मीटिंग करनी थी। वो मीटिंग नहीं की। ऑडिट रिपोर्ट साइन होने के बाद याद आया, ये एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज होगा कि एक्सेप्शनल? ऐसे शाबाश। लेकिन गौर से सुनिएगा मीटिंग पहले हो गई, उसको डॉक्यूमेंट करना था, डॉक्यूमेंट नहीं कर सके उसको बाद में याद आया रिपोर्ट के बाद। ये एडमिनिस्ट्रेटिव क्यों भला? क्योंकि एविडेंस ऑलरेडी ऑब्टेन कर चुके हैं, डॉक्यूमेंट अब कर रहे हैं। इसे नाम देते हैं डॉक्यूमेंटिंग एविडेंस ऑलरेडी ऑब्टेन। अगर आपने एविडेंस ऑलरेडी ऑब्टेन कर लिया है, देखिए अगर एविडेंस ऑब्टेन कर रहे हैं ऑडिट रिपोर्ट के बाद, वो एक्सेप्शन होगा। लेकिन अगर एविडेंस पहले ऑब्टेन कर लिया है और डॉक्यूमेंट बाद में कर रहे हैं, उसकी इजाजत है। इसे क्या कहते हैं? तो मुझे बताइए एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के चेंजेस समझ आ गई आपको? स्टैंडर्ड क्या कहता है? सुन ले। कहता है ऑडिट रिपोर्ट के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंजेस आप कर सकते हैं और करनी चाहिए भी। कम से कम जो फाइल वगैरह को सीधा पता कर लेना, तरतीब से लगा के रख ले। इसके लिए आपको कुछ टाइम दिया जाता है। वो टाइम वैसे तो फर्म के अपने क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर पे डिपेंड करता है। लेकिन नॉर्मली जो एक रीजनेबल टाइम समझा जाता है वो 60 डेज़। तो ऑडिट फर्म्स को ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के बाद तकरीबन 60 डेज़ दिए जाते हैं। किस लिए? ना चेंजेस ना कर सके ताकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंजेस कर सके। कौन सी चेंजेस कर सके? एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंजेस कर सके। इन 60 दिनों को कहते हैं फाइल असेंबली पीरियड। तो ऑडिट रिपोर्ट साइन होने के बाद एक फाइल असेंबली पीरियड होता है जिसमें ऑडिटर अगर चाहें तो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंजेस कर सकते हैं। और याद रखिएगा अगर आपसे पूछना फाइल असेंबली पीरियड क्या है तो आपने डायरेक्ट 60 डेज नहीं लिखना। आपने पहले लिखना इट डिपेंड्स ऑन फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर एप्रोप्रिएट टाइम इज 60 डेज। पहले फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर की बात करनी है। रिपोर्ट साइन होने के बाद हम क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स को चेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं। कितनी तरह के? दो बड़ी कैटेगरीज हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक एक्सेप्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंजेस में कौन सी चेंजेस कर सकते हैं? साइनिंग ऑफ कंप्लीशन चेकलिस्ट, सॉर्टिंग एंड क्रॉस रेफरेंसिंग, डॉक्यूमेंटिंग एविडेंस ऑलरेडी ऑब्टेन्ड और डिलीटिंग और डिस्कार्डिंग सुपरसेट। ये एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंजेस के लिए हमारे पास कितना टाइम है? फिर वही गलती की 60 डेज में पहले बताएं डिपेंड्स ऑन फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर एप्रोप्रिएट टाइम पीरियड इज 60 डेज। इसको कहते हैं 60 डेज कहते हैं फाइल असेंबली पीरियड। फाइल असेंबली पीरियड में एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंजेस कर सकते हैं। क्या हो अगर 60 दिन गुजर जाए? क्या फाइल असेंबली पीरियड गुजरने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंजेस की जा सकती हैं? बाद में भी की जा सकती हैं। लेकिन फर्क क्या है? अगर बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंजेस करेंगे तो आपको कुछ चीजें डॉक्यूमेंट करना पड़ेंगी जो अगर विद इन ड्यूरिंग फाइल असेंबली पीरियड करते तो डॉक्यूमेंट्स नहीं करना पड़ते। लेकिन आफ्टर फाइल असेंबली पीरियड अगर आप चेंजेस करते हैं चाहे चेंजेस एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की है, अगर बाद में करते हैं तो आपको कुछ चीजें डॉक्यूमेंट करना पड़ेंगी। क्या? किसने चेंज किया? रीजन किसने चेंज किया? कब किया? किसने रिव्यू किया? कब किया? और रीजन क्या है? किस चीज के रीजन? बल का ऐसा होता है 6 महीने बाद आई क्या क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करने आता है और आई क्या कहता है भाई इसके ऊपर साइन नहीं किया आपने, इसके ऊपर पेज नंबर नहीं लिखा हुआ, ये तरतीब आपकी आगे पीछे हुई है, इसको ठीक तो करो। क्या हम ठीक कर सकते हैं? 6 महीने गुजर गए ऑडिट रिपोर्ट को कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन इस सूरत में क्या करना पड़ेगा? फाइल असेंबली पीरियड तो पूरा हो चुका है, क्या करना पड़ेगा? रीजन करना पड़ेगी। रीजन क्यों चेंज और फिर इसके साथ मजीद क्या करना पड़ेगा? किसने चेंज किया? कब किया? किसने रिव्यू किया? कब किया? भाई ये एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर वाला एरिया समझ आ गया आपको? रीजन बतानी नहीं है, आपने गौर नहीं किया, डॉक्यूमेंट करना है। उसी पेज के ऊपर जहां पे चेंज कर रहे हैं ना वहां पे डॉक्यूमेंट करना है। अब आप ना कुछ थोड़ा सा स्टूडेंट हैरान होते हैं, कहते हैं सर वर्किंग पेपर हमारे पास है, डॉक्यूमेंट हमारे पास है, हम उसके ऊपर अगर लिख भी ले चेंज किसी को क्या पता चेंज कब किया था? वो पहले किया था बाद में कब किया? देखिए अगर आप हार्ड फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन आजकल फर्म्स इलेक्ट्रॉनिक वर्किंग पेपर प्रिपेयर कर रहे हैं। आपने कभी वर्ड पे भी काम किया ना, छोटा सा सॉफ्टवेयर है, उस पे भी वो आपका लॉग मेंटेन कर रहा होता है कि लास्ट एडिट कब किया था। तो इसीलिए अगर आप कंप्यूटर बेस्ड वर्किंग पेपर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपका लॉग मेंटेन हो रहा होगा कब चेंज, तो जब भी चेंज करते हो उसमें आइडिया को पता चल जाएगा कि ये चेंज आपने ऑडिट रिपोर्ट से पहले किया है कि बाद किया।
हमारी फॉर्म में प्रैक्टिस होती थी, वो 60 डे जब कंप्लीट हो जाते थे ना, उसके बाद वो उसको लॉक कर दिया करते थे। अब हम डॉक्यूमेंट्स को व्यू तो कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। क्यों भला? क्योंकि चेंज करें तो फिर ये रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती थी। तो वो कहीं ये कि एक्सीडेंटल चेंज ना हो जाए, बात होता है ना एक्सीडेंटल चेंज ना हो जाए, डॉक्यूमेंट्स पे लॉक कर देते हैं। बहरहाल एडमिनिस्ट्रेटिव क्लियर हो गया। अब जरा गौर से सुनिएगा, आधा आधा काम हो गया आज का, अब बाकी का आधा गौर से सुनिएगा। एक्सेप्शनल चेंज, एक्सेप्शनल चेंज होता क्या पहले ये समझ लें। एक्सेप्शनल चेंज कहते हैं, अब देखें ऑडिट रिपोर्ट साइन हुआ, हो गया। एक्सेप्शनल चेंज क्या होगी? कोई ऐसी रीजन जिससे हमें पता चले फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक नहीं है। भाई एक्सेप्शनल चीज तो यही होगी ना, एक्सेप्शनल चीज। एक्सेप्शनल चीज क्या होगी? ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दी, अब आपको कोई भी चीज तंग नहीं करेगी, क्योंकि सारे का ऑडिट खत्म हो गया ना, जिंदगी अब सुकून में है। सिर्फ एक रीजन की वजह से जिंदगी प्रॉब्लम में आएगी। क्या? जब आपको पता चले कि जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आपने ऑडिट रिपोर्ट इशू की है उसमें मिस स्टेटमेंट है, या कोई सब्सिक्वेंट इवेंट अगर हुआ है जिसकी वजह से उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अब चेंज होना है। भैया बात समझ आ रही है? एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस से क्या मुराद है कि ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दी, इसके बाद एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस से क्या मुराद है कि ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के बाद हमें पता चले कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिसके ऊपर रिपोर्ट दी है, जिसको हमने चेक किया है, उसमें कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, या ये पता चले कि कोई सब्सिक्वेंट इवेंट है। ये सब्सिक्वेंट इवेंट खास तौर पे ध्यान में रखिएगा, ये मैं भी थोड़ी देर बाद आपको इसमें से दो एंगल निकालूंगा इस एक सब्सिक्वेंट इवेंट के लफ्ज़ से। खुद बताइए, अगर बाद में ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दी, बाद में पता चले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिसस्टेटमेंट है, कि हमें क्या सोचना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1, हम कहे भाईजान जब रिपोर्ट साइन की थी ना, तब तो मैंने रिजर्व से पेन कर ली थी, ठीक है? अब अगर उसमें कोई गड़बड़ है तो मैं क्या करूँ, मेरी जिम्मेदारी नहीं। या हम ये सोचे कि जब हमने रिपोर्ट साइन की थी, उसको चाहे अपनी पूरी तसल्ली कर ली थी, लेकिन अब जब पता चल गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिसस्टेटमेंट है, पता चल गया है, तो हमें अच्छे ऑडिटर होने के नाते अपने क्लाइंट को बता देना चाहिए, उसके शेयर होल्डर्स को बता देना चाहिए कि मिसस्टेटमेंट है। ये ऐसे करना चाहिए कि नहीं? याद रखिए, एक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है जो हमने कल पढ़ना, वो है सब्सिक्वेंट इवेंट का। उसकी सबसे अहम रिक्वायरमेंट आपको बताऊँ, सबसे अहम रिक्वायरमेंट, याद रखिएगा उसका नाम क्या है? सब्सिक्वेंट इवेंट। वो कहता है अगर कभी ऑडिट रिपोर्ट आप साइन कर लें और उसके बाद आपको पता चले कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिसस्टेटमेंट है, या ये पता चले कि कोई सब्सिक्वेंट इवेंट अगर हुआ है जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडजस्ट होनी चाहिए, तो आपने लाज़मी क्या करना है? ऑडिट रिपोर्ट दोबारा साइन करनी है। क्लाइंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोबारा बनाएगा, आप ऑडिट रिपोर्ट दोबारा बनाएँगे, और ये दोबारा अगर शेयर होल्डर को इश्यू हो चुकी है तो दोबारा शेयर होल्डर को इश्यू। नहीं बात समझ आई? फिर से सुनिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने चेक की, उसके बाद ऑडिट किया, रिपोर्ट साइन कर दी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी ऑडिट हो गई, उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट भी दे दी। इसके बाद इश्यू किया या ना करें, दोनों सूरतों में सेम रिक्वायरमेंट है। अगर ऑडिट रिपोर्ट साइन होने के बाद पता चले कि उसमें कोई मिसस्टेटमेंट थी, क्या मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज करनी चाहिए? यस करनी चाहिए। क्या ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज करनी चाहिए? यस करनी चाहिए। ये कंसेप्ट आज भी काम आएगा, कल के लेक्चर में भी काम आएगा कि अगर एक दफा ऑडिट रिपोर्ट साइन कर भी दें, मैंने आपको बताया था कि ऑडिट में हर चीज रिवाइज हो सकती है, और उस वक्त ये भी बताया था इवन ऑडिट रिपोर्ट भी रिवाइज हो सकती है। तो अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट इशू कर चुके हैं, उसके बाद पता चला कि कोई मिसस्टेटमेंट थी, कोई सब्सिक्वेंट इवेंट था, तो क्या हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिवाइज करना चाहिए, ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज करना चाहिए, दोनों को री इशू करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अब ये एक्सेप्शनल केस यही है। सबसे पहले बता रहे हैं एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस से क्या मुराद है। कहता है एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस से मुराद ये है, ऑडिट रिपोर्ट आपने साइन कर दी, उसके बाद पता चला, क्या पता चला कि कोई मिसस्टेटमेंट है या सब्सिक्वेंट इवेंट है। मिस, क्योंकि सब्सिक्वेंट इवेंट भी अगर हुआ है और आपने रिकॉर्ड नहीं किया ना, तो वो भी मिसस्टेटमेंट ही है, वो भी मिसस्टेटमेंट। लेकिन मैंने सब्सिक्वेंट इवेंट को खास तौर पे क्यों लिखा भला? हालांकि मैं सिर्फ मिसस्टेटमेंट लिख देता ना, तो इसमें सब्सिक्वेंट इवेंट भी कवर हो जाता है, क्योंकि अगर सब्सिक्वेंट इवेंट अगर हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्ट एंड डिस्क्लोज नहीं हुआ, वो भी मिसस्टेटमेंट है। लेकिन लेटर से लिखने की सिर्फ एक क्या आईकैप केस स्टडीज में इसको यूज करता है। केस स्टडी में तो आपको पता होना चाहिए कि सब्सिक्वेंट इवेंट का टॉपिक एक तो ऑडिट रिपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस हुआ है, एक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी डिस्कस हुआ है। सब्सिक्वेंट इवेंट पता चल गया? सॉरी, ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कमस्टेंसेस की इसने 4 एग्जांपल दिए, एक्सेप्शनल की दो, कौन-कौन से? कहता है जब ऑडिट रिपोर्ट के बाद, कब? ऑडिट रिपोर्ट के बाद कोई सब्सिक्वेंट इवेंट अगर हो जाए, कोई मिस स्टेटमेंट आ जाए सामने, क्या आपको पक्का होना चाहिए एक बार रिपोर्ट साइन कर दी अब चेंज नहीं होगी, क्या चेंज करनी चाहिए? बताइए, ये है एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। इसमें बताइए आप मिस स्टेट मैनेजमेंट क्या करेगी? शाबाश। क्या आप भी कुछ करेंगे? क्या करेंगे? शाबाश। आप भी प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। इस केस में नए प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, किस लिए? ताकि देखने के लिए वो चेंज ठीक किया कि नहीं किया। इसलिए यहाँ पे ना सबसे अहम चीज ये है, ये प्रोसीजर परफॉर्म, एविडेंस ऑब्टेन्ड एंड कंक्लूजन रीड। प्रोसीजर परफॉर्म कि उस मिस स्टेटमेंट को करेक्ट किया कि नहीं किया, एविडेंस ऑब्टेन्ड कि हमने चेक कर लिया उसको, हमने चेक कर लिया क्या उसको, और फिर कंक्लूजन रीड कि क्या चेंज ठीक है, यानी ये तीनों इंटरलिंक्ड है। प्रोसीजर परफॉर्म, एविडेंस ऑब्टेन्ड, कंक्लूजन रीड। इसमें क्या कर रहा है ऑडिटर ने? चेक करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो चेंज होना चाहिए था सारा सही तरीके से हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, ये वो रिक्वायरमेंट है जो नहीं है, वरना बाकी की तीनों रिक्वायरमेंट कौन सी है? वही जो एडमिनिस्ट्रेटिव वाली थी। रीजन हु चेंज द, बात समझ आ रही है? ये है डॉक्यूमेंट। तो मुझे बताइए, अगर एग्जाम में कहे, अगर एग्जाम में कहे, अगर हिम्मत है तो जरा इसका जवाब देके दिखाइए। आपने ये तीनों केस पढ़ दिए, ये है ड्यूरिंग फाइल असेंबली पीरियड चेंज करें तो क्या डॉक्यूमेंट करना है, आफ्टर फाइल असेंबली पीरियड चेंज करें क्या डॉक्यूमेंट करना है, और अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस हो आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट तो क्या डॉक्यूमेंट करना है। इसमें टाइम अहम है, टाइम अहम है, ये ध्यान में रखिएगा। मैं अब आप ये देखना चाहता हूं कि क्या आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट से ये जज कर पाते हैं कि सही कंसेप्ट क्या लिखना है, सही कंसेप्ट क्या लिखना है, और मुझे लगता है क्या आप गलत बताएंगे।
सुन लें, सुन लें। आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, a bankruptcy of debtor was identified. A bankruptcy of debtor was, या a legal case in about decision of a legal case was brought forward. लीगल केस भी तो सब्सिक्वेंट इवेंट है ना, तो हम बैंक आफ्टर द ऑडिटर्स रिपोर्ट a bankruptcy of debtor was identified. What procedure would you perform in this situation? बताइए कौन से वाले प्रोसीजर, कौन सा? कुछ भी नहीं, गलत, गलत। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, गलत। आफ्टर फाइल असेंबली पीरियड, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंजेस होती हैं। मैंने जो एग्जांपल बताई है वो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की नहीं है, एक्सेप्शनल है। ये भी करेंगे और ये भी करेंगे। भाई क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है व्हाट प्रोसीजर वुड यू परफॉर्म इन दिस सिचुएशन, आप फिर कुछ भी नहीं करोगे, गलत। सुन लीजिए, तकरीबन सारे स्टूडेंट्स गलत। एडजस्टिंग इवेंट है, एग्रीड। आपने रिक्वायरमेंट के ऊपर फोकस नहीं किया। मैंने हाँ रिक्वायरमेंट में क्या कहा था, मैंने ये नहीं कहा था व्हाट मैटर वुड यू डॉक्यूमेंट इन दिस सिचुएशन। ये डॉक्यूमेंटेशन का चैप्टर, ये इस चैप्टर का क्वेश्चन ही नहीं है, ये क्वेश्चन ही चैप्टर ढंग का है। देखिए मैंने इसलिए आपसे कहा था सब्सिक्वेंट इवेंट इस चैप्टर में डिस्कस हुआ है, सब्सिक्वेंट इवेंट रिपोर्ट वाले प्रोसीजर में डिस्कस हुआ है। आपने क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट को गौर से देखना है। आप इस वजह से फेल नहीं होंगे ज्यादातर स्टूडेंट कि कुछ चैप्टर जो थे उनमें तैयारी अच्छी नहीं हुई, जल्दी जल्दी तैयारी की, या एग्जाम में जाके कुछ पॉइंट्स ध्यान में आए कुछ भूल गए, इस वजह से ज्यादा स्टूडेंट फेल होते हैं, रिक्वायरमेंट को सही नहीं पढ़ाते। यहाँ पे अगर आपसे एग्जाम में पूछे ना व्हाट प्रोसीजर वुड यू परफॉर्म, तो फिर ये चैप्टर एग्जाम में प्रोसीजर बताने हैं, फिर आपने ये नहीं बताना कि डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या है। अगर आपसे पूछे व्हाट डॉक्यूमेंटेशन वुड यू प्रिपेयर इन दिस सिचुएशन, फिर ये इस चैप्टर का क्वेश्चन है डॉक्यूमेंटेशन का, समझ आए। फिर आपने कहना है हाँ ये सब्सिक्वेंट बैंक्रप्सी ऑफ डेटर, ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस हैं, इसमें एक्सेप्शनल वाले प्रोसीजर लिखने। भाई बात समझ आई? अभी नहीं आई समझ बात। अगला क्वेश्चन है, अभी आपने पहचाना, इसको हम नाम दे देते हैं ए का, इसको नाम दे देते हैं बी का, इसको सी का। आपने बताना है ए के बी के सी, या ए और बी दोनों, या ए बी और सी तीनों। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में क्या आएगा जरा गौर से सुनिएगा। ये एंड डेज 30 जून, ऑडिट रिपोर्ट वाज साइंड ऑन 10 अगस्त, ऑन 15 नवंबर सॉर्टिंग एंड क्रॉस रेफरेंसिंग वाज चेंज। बी सारे गुजर गए, बिल्कुल ठीक है, बी करेक्ट। आगे सुने, व्हाट प्रोसीजर सॉरी व्हाट मैटर वुड यू डॉक्यूमेंट इफ एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर इज चेंज्ड, change of administrative nature is made after the date of audit report. What matters would you document if administrative nature change is made? A or B? सुनिए, after the date of audit report, it was discovered that some changes were made in audit documentation. After the date of audit report, it was noted that some changes were made in audit documentation. What matters would be documented in this case? जी मैंने क्या बताया कि चेंज एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का एक्सेप्शनल, तो दोनों लिखने। क्या मैंने ये बताया कि विदिन 60 डेज के आफ्टर 60 डेज, तो फिर तीनों लिखने हैं, इसके भी दोनों। भाई ये बात समझ आई आपको? इस चीज का ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में वो हमें चेंज किस किस्म का कह रहा है और ड्यूरिंग फाइल असेंबली पीरियड है कि आफ्टर फाइल, ये दो चीजों का ध्यान रखना है। केस स्टडी आपकी कहीं नहीं जाती। लेकिन अगर आपने ये आइडेंटिफाई ना कर पाए कि लीगल केसेस का डिसीजन, लीगल केसेस वाला है मसला, तो ये एक्सेप्शनल केस है। बैंक्रप्सी ऑफ डेटर है, एक्सेप्शनल केस है। ये अगर आप इसको एडमिनिस्ट्रेटिव समझ लिया आपने, तो फिर क्वेश्चन गलत हो सकता है। क्लियर? तो जब आपसे केस स्टडी पूछेगा, सबसे पहले तो क्या करना है आपने, ये देखना है कि रिक्वायरमेंट में डॉक्यूमेंट लिखा है क्या प्रोसीजर, पहले तो देखिए चैप्टर कौन सा है, और डॉक्यूमेंट वाला चैप्टर है तो फिर देखना है एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंज है कि, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसको समझ आई? चलिए, ये था हमारा सबसे अहम। अच्छा, अब बाकी इसमें मुझे और कोई रिस्क नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे सिलेबस में छोटी-छोटी चीजें छोटी-छोटी सुनते जाना। पहले बताया जो अभी को समझाया सारा समझ आ गया। अब रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है, उसके लिए आपको तैयार करवा रहा हूं। मैं भी रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछ लिया। ऑडिट प्रोसीजर क्या है अभी पढ़ा। ऑडिट प्रोसीजर इज द रिटन रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीजर परफॉर्म, एविडेंस ऑब्टेन, कंक्लूजन रीच। ये भी थोड़ी देर पहले यही तीन अल्फाज पढ़े थे ना एक्सेप्शनल केस में। प्रोसीजर परफॉर्म, एविडेंस ऑब्टेन, ये होगी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की डेफिनेशन। क्लियर हो गई? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है, ये कंसेप्ट टिक कर दो इसको। पर्पस क्या है डॉक्यूमेंट्स, एक है प्राइमरी पर्पस, एक है एडिशनल पर्पस। अच्छा हाइब्रिड वाले स्टूडेंट, जब मुझे हाथ उठाते हैं आपको आवाज आ रही है, आवाज कट के तो नहीं आ रही? आवाज कट के मुझे दरमियान में ना कुछ एक आधे सेकंड के लिए महसूस होता है, 4-5 मिनट शायद आवाज कट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये प्रॉब्लम है? हाँ ये कह रहे हैं, ये जरा सेल चेंज करने की कोशिश करो जी। तो प्राइमरी पर्पस ये है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का कि हमारे पास ऑडिटर के पास इस चीज का सबूत है कि ऑडिटर ने आईएसएस की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की। ये जो भी हमने रिक्वायरमेंट्स पढ़ी ना ऑडिट रिपोर्ट के बाद, अगर चेंज हुए तो क्या करना है, ये आईएसएस की रिक्वायरमेंट है। ये आईएसएस की, तो एविडेंस हमारे पास इस बात का होता है डॉक्यूमेंटेशन कि हमने आईएसएस की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा, और हमारे पास बेसिस ऑफ ओपिनियन है, यानी अगर हम क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं उसमें भी हमारे पास एविडेंस मौजूद है। अगर अनमोडिफाइड